लाठी, एंटोन चेखव। एक बेहुदे तौर तरीके। दोगली नस्ल की छोटी सी सुर्खी कुतिया, जिसकी थूथनी बिल्कुल लोमड़ी जैसी थी, फुटपाथ पर कभी आगे पीछे दौड़ रही थी और बेचैन सी इधर उधर देख रही थी। कभी कभी वो रुक जाती, रोते हुए ठंड से अकड़ा एक पंजा या दूसरा पंजा ऊपर उठाती और ये समझने की कोशिश करती कि आखिर वो भटक कैसे गई। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने कैसे दिन बिताया और आखिर में इस अनजान फुटपाथ पर आ पहुंची। दिन यूं शुरू हुआ कि उसके मालिक लुका अलेक्सांद्रिच नाम के तरखान ने कंटोक पहना, लाल कपड़े में लपेटकर लकड़ी की कोई चीज बगल में दबाई और चिल्लाया, लाखी चल। अपना नाम सुनकर दोगली कुतिया ठिये के नीचे से निकली, जहां वो छीलन पर सो रही थी। जिस्म तोड़ा और मालिक के पीछे हो ली। लूका के ग्राहक बहुत ही दूर रहते थे, इसलिए उनके घर तक पहुंचने से पहले तरखान को कई बार भटियार खाने में जाना पड़ता था और बूंद दो बूंद से गला तर करना पड़ता था। लाखी को याद था कि रास्ते में उसके तौर तरीके खासे बेहुदा रहे थे। इस खुशी से कि मालिक उसे घुमाने ले जा रहा है, वो उछल कूद रही थी। वो घोड़ा ट्रॉमों के पीछे भौंकती हुई दौड़ती थी, हाथों में घुस जाती थी और दूसरे कुत्तों का पीछा करती थी। अक्सर वो तरखान की नजरों से ओझल हो जाती। वो रुक जाता और गुस्से में उस पर चीखता चिल्लाता। एक बार तो चेहरे पर ऐसा भाव लाकर कि मानो उसे खा ही जाएगा, उसने लाठी का लोमड़ी जैसा कान मुट्ठी में भरकर ऐंठा और एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, कमबख्त, तेरा सत्यानाश हो। ग्राहकों को सामान पहुंचाकर लूका अलेक्सांद्रिच 2 मिनट को बहन के घर गया। वहां चबेने के साथ कुछ पी, फिर जान पहचान के एक जिल्द साज के यहाँ पर गया। वहां से भटियार खाने में और भटियार खाने से एक और रिश्तेदार के यहाँ, वगैरह वगैरह। संक्षेप में ये कि जब लाठी इस अनजान फुटपाथ पर पहुंची तो शाम हो रही थी और तरखान नशे में धुत था। वो जोर जोर से हाथ हिलाते हुए आहें भर रहा था और बड़बड़ा रहा था, पाप में जन्मा, माँ ने गर्भ में मेरे, ओ हमारे पाप पाप। अब चले जाते हैं, सड़क पर बत्तियां देख रहे हैं, मर जाएंगे तो नरक की आग में जलेंगे। या फिर वो मस्ती में आ जाता, लाठी को अपने पास बुलाता और उससे कहता, अरे लाठी, तू तो बस एक जानवर है और कुछ नहीं। आदमी के सामने तो तू वैसे ही है जैसे तरखान के सामने 2 कौड़ी का बढ़ई। जब वो उससे यूं बातें कर रहा था तभी अचानक बैंड बजने लगी। लाठी ने सिर घुमाया और देखा कि सड़क पर सिपाहियों की एक टुकड़ी सीधी उसकी ओर बढ़ी आ रही है। लाठी बैंड बाजे का शोर नहीं सह सकती थी, वो उसे झंझोर डालता था। लाठी बौखला उठी और किकियाने लगी। उसे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि मालिक न तो डरा ही, न चीखा चिल्लाया और भौंका ही, बल्कि मुंह फुलाकर मुस्कुराने लगा, तनकर खड़ा हो गया और पूरे पंजे से सल्यूट मारा। ये देखकर कि मालिक तो विरोध कर ही नहीं रहा, लाठी और भी जोर से रोने लगी, बदहवास हो गई और सड़क के दूसरी ओर भाग गई। जब उसके होश ठिकाने आए तो बैंड नहीं बज रहा था और सिपाही भी नहीं थे। वो सड़क पार करके उस जगह आई जहां उसने मालिक को छोड़ा था, पर मालिक वहां था ही नहीं। वो आगे दौड़ी, फिर पीछे, एक बार फिर सड़क पार की, पर मालिक तो मानो जमीन में समा गया था। लाठी फुटपाथ सूंघने लगी ताकि मालिक की गंध से पता लगा सके कि वो किधर गया, पर कोई कमबख्त इससे पहले रबड़ के नए गैलोश, यानी बारिश के दिनों में चमड़े के जूतों के ऊपर पहने जाने वाली रबड़ की जूतियां पहने उधर से गुजर गया था और अब सारी भीनी महकें रबड़ की बू से दब गई थीं। सो लाठी को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। लाठी आगे पीछे दौड़ रही थी, पर मालिक नहीं मिल पा रहा था और उधर अंधेरा होता जा रहा था। सड़क के दोनों ओर बत्तियां जल गईं, घरों की खिड़कियों में भी रोशनी हो गई। हिम के बड़े बड़े फाहे गिर रहे थे और उनसे सड़क, घोड़ों की पीठें और कोचवानों की टोपियां, सभी कुछ सफेद रंग में रंगा जा रहा था। हवा में अंधेरा जितना गहराता जा रहा था, चारों ओर की वस्तुएं उतनी ही सफेद होती जा रही थीं। लाठी के पास से उसकी नजरों के सामने अंधेरा करते हुए उसे ठुकराते हुए अनजान ग्राहक लगातार आ जा रहे थे।
लाठी सभी इंसानों को दो बिल्कुल असमान हिस्सों में बांटती थी। एक थे मालिक और दूसरे ग्राहक। दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर था। मालिकों को उसे मारने पीटने का हक था और ग्राहकों को वो खुद काटने का अधिकार रखती थी। सारे ग्राहक कहीं जाने की जल्दी में थे और कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। जब बिल्कुल अंधेरा छा गया तो लाठी हताश और भयभीत हो गई। वो किसी घर के दरवाजे से सट कर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। लूका अलेक्सांद्रिच के साथ सारे दिन की इस यात्रा ने उसे थका डाला था। उसके कान और पंजे ठंड से अकड़ रहे थे और साथ ही उसे बड़े जोरों की भूख भी लगी थी। सारे दिन में सिर्फ 2 बार उसके मुंह में कुछ गया था। जिलसाज के यहाँ उसने थोड़ी सी लेई खाई थी और एक भटियार खाने में उसे सलामी का छिलका मिल गया था, बस, और कुछ नहीं। अगर वो इंसान होती तो शायद सोचती, नहीं, ऐसे जीना नामुमकिन है, इससे तो गोली मार लेना बेहतर है। 2. रहस्यमय अजनबी। पर वो कुछ नहीं सोच रही थी और बस रोती जा रही थी। जब हिम के फाहों से उसकी सारी पीठ और सिर ढक गए और वो निढाल होकर ऊँघने लगी, तभी दरवाजे की चिटकनी खुली, चरमराहट हुई और दरवाज़ा लाठी की बगल में आ लगा। वो उछलकर खड़ी हो गई। खुले दरवाजे में से कोई आदमी निकला जो ग्राहकों की श्रेणी का था। लाठी चिचियाई और उसके पैरों तले आ गई, इसलिए वो उसकी ओर ध्यान दिए बिना नहीं रह सका। वो लाठी पर झुका और पूछने लगा, अरे तू कहाँ से आई? चोट लग गई क्या? बेचारी कुतिया, अच्छा नाराज मत हो, मुझसे गलती हो गई। लाठी ने बरौनियों पर लटक रहे हिमकणों के पीछे से अजनबी की ओर देखा और अपने सामने एक नाटे से गोल मटोल आदमी को पाया। उसकी दाढ़ी मूछें साफ मुंडी हुई थी और चेहरा भरा हुआ था। सिर पर वो ऊंचा सा एक टोप पहने था और उसके ओवरकोट के बटन खुले थे। उंगलियों से उसकी पीठ पर गिरा हिम झाड़ते हुए वो कहता जा रहा था, अरे तू किकियाती क्यों है? तेरा मालिक कहाँ है? लगता है तू खो गई। बेचारी कुतिया, अब हम क्या करें? अजनबी की आवाज़ में अपनेपन और स्नेह का आभास पाकर लाठी ने उसका हाथ चाटा और भी दयनीय स्वर में किकियाने लगी। है तो तू बड़ी प्यारी, अजनबी ने कहा, बिल्कुल लोमड़ी लगती है। अच्छा तो क्या करें? चल मेरे साथ ही चल, शायद तू किसी काम आ जाए। चल चल। उसने लाठी को पुचकारा और हाथ से इशारा किया, जिसका सिर्फ एक मतलब हो सकता था, चल, और लाठी चल दी। यही कोई आधे घंटे बाद वो एक बड़े से कमरे में बैठी थी और एक ओर को सिर झुकाए कौतूहल के साथ अजनबी को देख रही थी, जो मेज पर खाना खा रहा था। खाना खाते हुए वो लाठी की ओर भी कुछ टुकड़े फेंकता जा रहा था। पहले उसने उसे रोटी दी और पनीर का हरा छिलका दिया, फिर गोश्त की बोटी, आधा समोसा, मुर्गी की हड्डियां। लाठी भूख के मारे ये सब इतनी जल्दी खा गई कि उसे स्वाद का पता ही नहीं चला। जितना ज्यादा वो खाती जा रही थी, उतनी ही उसकी भूख तेज होती जा रही थी। उसे इस तरह टूट टूट कर खाते देखकर अजनबी कह रहा था, ओह, तेरा मालिक तुझे खाना नहीं देता लगता, निरा हड्डियों का पुतला है तू तो। लाठी ने बहुत खा लिया था, पर उसका पेट नहीं भरा था, बस खाने का खुमार चढ़ गया था। खाने के बाद वो कमरे के बीचों बीच टांगे फैलाकर लेट गई। उसके सारे शरीर में एक मीठी सी कसक हो रही थी। वो दुम हिलाने लगी। उधर उसका नया मालिक आराम कुर्सी में बैठा सिगार पी रहा था और इधर वो दुम हिलाते हुए ये मसला हल कर रही थी कि कहाँ रहना बेहतर है, अजनबी के यहाँ या तरखान के घर। अजनबी के घर में कोई खास चीज नहीं है। आराम कुर्सियों, सोफे, लैंप और कालीनों के अलावा उसके कमरे में कुछ भी नहीं है। कमरा खाली खाली लगता है। तरखान का सारा घर चीजों से भरा हुआ है। उसके पास मेज है, ठिया है, छीलन का ढेर है, रंदे, रुखानियां, आरियां हैं, पिंजड़े में चिड़ियां हैं और लकड़ी का एक छोटा सा टब भी है। अजनबी के घर में तो किसी भी चीज की गंध नहीं आती। तरखान के घर में सदा धूल छाई रहती है और सरेस, वार्निश
और छीलनों की बढ़िया गंध आती है। पर अजनबी के यहाँ एक बात बहुत अच्छी है, वो खाने को बहुत कुछ देता है। और इंसाफ से ये भी कहना चाहिए कि जब लाखी उसके सामने मेज तले बैठी थी और गदगद उसकी ओर देख रही थी तो उसने एक बार भी उसे ठोकर नहीं मारी, पैर नहीं पटके और एक भी बार चिल्लाया भी नहीं, धुत कमबख्त कहीं की। सिगार पीकर नया मालिक बाहर गया और 2 ही मिनट में एक छोटा सा गद्दा उठाए लौट आया। ए कुतिया, इधर आ। सोफे के पास कोने में गद्दा रखते हुए उसने कहा, लेट जा यहाँ, सो जा। फिर उसने लैंप बुझा दिया और बाहर चला गया। लाखी ने गद्दे पर लेटकर आंखें मूंद ली। बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। वो भी जवाब में भौंकना चाहती थी, पर अचानक उसके मन पर गहरी सी उदासी छा गई। उसे लूका अलेक्सांद्रिच और उसके बेटे फेदुश्का की ठिये तले आरामदेह जगह की याद हो आई। उसे याद आया कि जाड़ों की लंबी शामों में जब तरखान रंदा चला रहा होता था या ऊंचे ऊंचे अखबार पढ़ता था तो फेदुश्का अक्सर उसके साथ खेला करता था। वो उसकी पिछली टांगे पकड़कर उसे ठिये के नीचे से निकाल लेता और ऐसे ऐसे तमाशे करता कि लाखी की आंखों के आगे तितरियां नाचने लगती और सारे जोड़ दुखते। वो उसको पिछले पैरों पर चलाता, उसकी घंटी बनाता, यानी उसकी दुम पकड़कर जोर जोर से हिलाता, जिससे लाखी चीखती और भौंकती। वो उसे तंबाकू भी सूंघाता। और उसका सबसे दर्दनाक खेल तो ये था कि फेदुश्का गोश्त की बोटी को धागे में बांध देता और लाखी को देता। जब लाखी बोटी को निगल जाती तो वो ठहाके मारता हुआ उसके पेट में से वो बोटी निकाल लेता। यादें जितनी तीखी होती जा रही थी, उतने ही उदास स्वर में वो जोर जोर से किकिया रही थी। परंतु शीघ्र ही उसकी उदासी पर थकावट और गर्माहट छा गई। लाखी को नींद आने लगी। उसकी कल्पना में कुत्ते दौड़ने लगे। वो झबरीला कुत्ता भी उनमें था जिसे आज उसने सड़क पर देखा था। उसकी आंख पर सफेद दाग था और नाक के पास बालों के गुच्छे। फेदुश्का हाथ में रुखानी उठाए उस कुत्ते का पीछा करने लगा। सहसा उसके बदन पर भी झबरीले बाल उगाए। वो खुशी खुशी भौंकने लगा और लाखी के पास आ पहुंचा। उन दोनों ने बड़े प्रेम से एक दूसरे की नाक सूंघी और बाहर सड़क पर दौड़ आए। 3 नई और बड़ी अच्छी जान पहचान। लाखी जब जागी तो उजाला हो चुका था और बाहर से ऐसा शोर आ रहा था जैसा केवल दिन के समय होता है। कमरे में कोई भी न था। लाखी ने जिस्म तोड़ा, जम्हाई ली और उखड़ी उखड़ी सी कमरे के चक्कर लगाने लगी। उसने सारे कोने और फर्नीचरों को सूंघा, ड्योढ़ी में झांक कर देखा, पर वहां उसे कोई भी दिलचस्प चीज न मिली। ड्योढ़ी के दरवाजे के अलावा कमरे में एक और दरवाजा भी था। कुछ देर सोचने के बाद लाखी ने दोनों पंजों से उसे खरोंचा, खोला और अगले कमरे में चली गई। यहाँ एक पलंग पर फरलेलीन का कंबल ओढ़े ग्राहक सो रहा था। वो पहचान गई कि ये कल वाला अजनबी ही है। वो गुर्राने लगी, पर फिर कल का खाना याद करके दुम हिलाने और सूंघने लगी। उसने अजनबी के कपड़े और बूट सूंघे और ये पाया कि उनसे घोड़े की तेज गंध आती है। इस कमरे में एक और दरवाजा था, वो भी सिर्फ भिड़ा हुआ था। लाखी ने उसे खरोंचा, छाती से उस पर जोर डाला और खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वहां से बड़ी अजीब सी गंध आई, जिससे लाखी एकदम चौकन्नी हो गई। उसे लग रहा था कि कोई अप्रिय घटना होगी। गुर्राते और इधर उधर झांकते हुए वो मैले दीवारी कागज वाले छोटे से कमरे में घुसी और डर के मारे फौरन पीछे हट गई। उसने एक बिल्कुल ही अप्रत्याशित और भयावह दृश्य देखा। फर्श तक गर्दन और सिर झुकाए, पंख फैलाए, एक हल्का सुरमई हंस फुंफकारता हुआ सीधा उसकी ओर बढ़ता आ रहा था। एक ओर को गद्दे पर सफेद बिल्ला लेटा हुआ था। लाखी को देखकर वो उछला। उसने पीठ कमान की तरह तानी, दुम ऊंची कर ली, रोए खड़े किए और वो भी फुंफकारने लगा। कुतिया खासी डर गई, पर वो ये दिखाना नहीं चाहती थी, सो जोर से भौंकती हुई बिल्ले की ओर लपकी। बिल्ले ने पीठ और भी ज्यादा तान ली, फुंफकार भरी और पंजा लाखी के सर पे मारा। लाखी झट से पीछे हट गई, चारों पैरों पर बैठ गई और जोर जोर से चीखते हुए भौंकने लगी।
तभी हंस ने पीछे से आकर अपनी चोंच उसकी पीठ पर दे मारी। लाठी उछली और हंस पर झपटी। क्या हो रहा है ये? गुस्से से भरी जोरदार आवाज आई और गाउन पहने, दांतों में सिगार दबाए अजनबी कमरे में आ गया। क्या है ये सब? चलो सब अपनी अपनी जगह। बिल्ले के पास जाकर उसने उसे एक ठोंगा मारा और कहा, लेट जा मुए। हंस की ओर मुड़कर वो चिल्लाया, इवान इवानिच, चलो अपनी जगह। बिल्ले ने चुपके से अपने गद्दे पर लेटकर आंखें मूंद ली। उसकी थूथनी और मूंछों के भाव से लग रहा था कि वो खुद भी इस बात से खुश नहीं है कि ताव में आकर लड़ने लगा। लाठी रोनी सी होकर किकियाने लगी। हंस ने अपनी गर्दन तान ली और जल्दी जल्दी कुछ बोलने लगा। वो बड़े जोश के साथ साफ साफ कुछ कह रहा था, पर बिल्कुल कुछ भी समझ में ना आता था। अच्छा अच्छा, मालिक ने जम्हाई लेते हुए कहा, मिलजुल कर रहना चाहिए। उसने लाठी को सहलाया और बोलता गया, तू डर नहीं, यहाँ सब अच्छे हैं, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। ठहर, तुझे हम पुकारेंगे कैसे? नाम के बिना तो यहाँ काम नहीं चल सकता। अजनबी थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, तेरा नाम होगा मौसी, समझी? मौसी। और कुछ बार मौसी मौसी कहकर वो बाहर चला गया। लाठी बैठ गई और देखने लगी। बिल्ला जरा भी हिले डुले बिना गद्दे पर बैठा हुआ था और सोने का बहाना कर रहा था। हंस गर्दन तानकर और एक ही जगह पर पैर बदलते हुए बड़े जोर शोर से कुछ कहता जा रहा था। वो शायद बड़ा अक्लमंद हंस था। लंबा सा भाषण देकर वो शान से पीछे हट जाता और ऐसे देखता मानो खुद ही अपने भाषण पर मुग्ध हो रहा हो। उसकी बातें सुनकर और गुर्राहट से उसका जवाब देकर लाठी सारे कोने सूंघने लगी। एक कोने में छोटा सा एक टब रखा था, जिसमें उसे भीगे हुए मटर के दाने और रोटी के टुकड़े दिखे। उसने मटर चखा, उसे अच्छा नहीं लगा। गीली रोटी के टुकड़े चखे और खाने लगी। हंस ने इस बात का जरा भी बुरा नहीं माना कि अनजान कुतिया उसका खाना खा रही है। उल्टे वो और भी जोर शोर से बोलने लगा और अपना विश्वास दिखाने के लिए खुद भी वहां से चला आया और मटर के कुछ दाने खा लिए। 4. अजूबे ही अजूबे। थोड़ी देर बाद अजनबी फिर आया और अपने साथ एक अजीब सी चीज लाया, जो दर जैसी थी। लकड़ी के जैसे तैसे बने इस दर की आड़ी डंडी पर एक घंटी लटक रही थी और पिस्तौल बंधी हुई थी। घंटी की लटकन और पिस्तौल की लिबलिबी से डोरी बंधी हुई थी। अजनबी ने इस दर को कमरे के बीचों बीच रख दिया। बड़ी देर तक कुछ खोलता बांधता रहा और फिर हंस की ओर देखकर बोला, इवान इवानिच, आओ। हंस उसके पास गया और प्रतीक्षा की मुद्रा में खड़ा हो गया। अच्छा जी, अजनबी बोला, तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले झुककर आदाब बजाओ, जल्दी से। इवान इवानिच ने गर्दन तानी, चारों ओर सिर झुकाने लगा और पंजा पीछे उठा लिया। शाबाश, अब ढेर हो जाओ। हंस पीठ के बल लेट गया और पंजे ऊपर उठा लिए। कुछ और ऐसे ही मामूली से तमाशों के बाद अजनबी ने सहसा अपना सिर पकड़ लिया, चेहरे पर डर का भाव ले आया और चिल्लाया, आग आग, बचाओ बचाओ। इवान इवानिच दौड़ा दौड़ा दर के पास आया, डोरी चोंच में पकड़ी और घंटी बजाने लगा। अजनबी बहुत खुश हुआ। उसने हंस की गर्दन सहलाई और बोला, शाबाश इवान इवानिच, अच्छा, तुम ये कल्पना करो कि तुम जौहरी हो और हीरे जवाहरात बेचते हो। अब ये कल्पना करो कि तुम दुकान पर आए और देखा कि वहां चोर घुस आए हैं। ऐसी हालत में तुम क्या करोगे इवान इवानिच? हंस ने दूसरी डोरी चोंच में पकड़ी और खींच दी। तभी जोरदार धमाका हुआ। लाठी को घंटी की आवाज बड़ी अच्छी लगी थी और धमाके से तो वो बिल्कुल बावली हो उठी। दर के चारों ओर दौड़ने और भौंकने लगी। मौसी, चलो अपनी जगह। अजनबी चिल्लाया, चुप रहो। इवान इवानिच का काम इस धमाके के साथ खत्म नहीं हुआ। इसके बाद घंटे भर तक अजनबी उसे अपने इर्द गिर्द बागडोर पर दौड़ाता रहा और कोड़ा सटकारता रहा। हंस को दौड़ते हुए बाधाओं के ऊपर से और छल्ले से कूदना पड़ता, सीखपा होना पड़ता, यानी दुम पर बैठकर पंजे हवा में हिलाने पड़ते। लाठी टकटकी लगाए इवान इवानिच को देख रही थी
वो खुशी से भौंकने लगती और उसके पीछे दौड़ने लगती। आखिर हंस को भी और खुद को भी थकाकर अजनबी ने माथे से पसीना पोंछा और आवाज दी, मारिया, जरा खरबोनवा इवानवा को बुलाओ इधर। थोड़ी देर में घुरघुराहट सुनाई दी। लाखी गुर्राने लगी, बड़ी बहादुर सी बन गई, पर फिर भी अजनबी के पास आ गई। दरवाजा खुला, किसी बुढ़िया ने अंदर झांक कर देखा और कुछ कहकर एक काले से बहुत ही बदसूरत सूअर को अंदर घुसेड़ दिया। लाखी की गुर्राहट की जरा भी परवाह न करते हुए सूअर ने अपना थूथना ऊपर उठाया। लगता था कि वो अपने मालिक बिल्ले और इवान इवानिच को देखकर बड़ा खुश है। उसने बिल्ले के पास आकर अपना थूथना उसके पेट में लगाया और फिर हंस से कुछ बातें करने लगा। ये सब वो जिस तरह कर रहा था और जैसे अपनी दुम हिला रहा था, उससे लगता था कि वो नेक स्वभाव का है। लाखी ने तुरंत भांप लिया कि ऐसों पर गुर्राना और भौंकना बेकार है। मालिक ने दर हटाया और चिल्लाया, फ्योदोर तिम्फेच पधारिए। बिल्ला उठा, अलसाहट के साथ जिस्म तोड़ा और अनमना सा मानो एहसान करता हुआ सूअर के पास आ गया। तो चलो मिस्त्री पिरामिड से शुरू करें, मालिक बोला। वो बड़ी देर तक कुछ समझाता रहा और फिर बोला, 1 2 3। उसके 3 कहते ही इवान इवानिच ने पंख फड़फड़ाए और सूअर की पीठ पर जा सवार हुआ। जब वो पंखों और गर्दन से संतुलन करता हुआ सूअर के कड़े बालों वाली पीठ पर टिक गया, तब फ्योदार तिम्फेच सुस्ताया हुआ सा ये दिखाते हुए कि उसे इस सब तमाशे से कुछ लेना देना नहीं है, कि ये सब बेकार की बातें हैं, सूअर की पीठ पर चढ़ गया और फिर अनिच्छा से हंस पर जा चढ़ा और पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। इसे ही अजनबी मिस्त्री पिरामिड कहता था। लाखी बेहद खुश हो उठी, किकियाई, पर तभी बिल्ले ने जम्हाई ली और संतुलन खो बैठने से वो हंस की पीठ से गिर गया। इवान इवानिच भी डगमगाया और गिर पड़ा। अजनबी चिल्लाने और हाथ झटकने लगा, फिर कुछ समझाने लगा। घंटे भर तक पिरामिड बनाते रहने के बाद अथक मालिक इवान इवानिच को बिल्ले की सवारी करना सिखाने लगा, फिर बिल्ले को सिगार पीना इत्यादि। आखिर अजनबी ने माथे से पसीना पोंछा और बाहर निकल गया और इस तरह ये पाठ खत्म हुआ। फ्योदोर तिम्फेच ने घिन के साथ फुफकार भरी, गद्दे पर लेट गया और आंखें मूंद ली। इवान इवानिच टब की ओर चल दिया और सूअर को बुढ़िया ले गई। अनगिनत नई छापों के कारण दिन बीतने का पता भी न चला। शाम को लाखी का गद्दा मैले दीवारी कागज वाले कमरे में रख दिया गया और रात उसने फ्योदोर तिम्फेच और हंस के साथ काटी। 5 वाह क्या कमाल है। 1 महीना बीत गया। लाखी इस बात की आदी हो गई थी कि रोज शाम को उसे मजेदार खाना मिलता था और मौसी कहकर पुकारा जाता था। अजनबी और नए साथियों की वो आदी हो गई थी। जिंदगी बड़े मजे से बीत रही थी। सभी दिन एक ही तरह शुरू होते थे। आम तौर पर इवान इवानिच सबसे पहले जागता था। वो तुरंत ही मौसी या बिल्ले के पास जाता, गर्दन तानकर बड़े जोर शोर से कुछ कहने लगता, पर पहले की भांति उसकी कोई बात समझ में न आती। कभी कभी वो अपनी लंबी गर्दन ऊपर उठाकर एक लंबे लंबे एकालाप भी करता। पहले कुछ दिन तक तो लाखी यही सोचती रही कि वो बहुत अक्लमंद है, इसलिए इतना बोलता है, पर थोड़े दिन बीतने पर उसके मन में हंस के लिए कोई आदर न रहा। अब जब वो अपना लंबा भाषण झाड़ता हुआ उसके पास आता तो वो दुम नहीं हिलाती, बल्कि उसके साथ निरे बक्की जैसा ही बर्ताव करती थी, जो सबको तंग करता है, सोने नहीं देता। उसका कोई लिहाज किए बिना वो गुर्रा कर उसे झाड़ देती। जनाब फ्योदोर तिम्फेच के तौर तरीके बिल्कुल ही और थे। वो सुबह जागने पर कोई आवाज नहीं करता था, हिलता डुलता भी नहीं था और ना ही आंखें खोलता था। वो तो बड़ी खुशी से जागता ही नहीं, क्योंकि साफ लगता था कि उसे इस जिंदगी से कोई लगाव नहीं है। किसी बात में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हर चीज वो लापरवाही और आलस्य के साथ देखता था। किसी की उसे कोई परवाह न थी। यहाँ तक कि अपना स्वादिष्ट खाना खाते हुए भी वो घिन से फुफकारता रहता। लाखी सुबह उठकर कमरों का चक्कर काटने और कोने सूंघने में लगाती। यहाँ तक कि सिर्फ उसे और बिल्ले को सारे घर में घूमने की इजाजत थी।
इवान इवानिच को मैले दीवारी कागज वाले कमरे की दहलीज लांघने का हक नहीं था और सुअर आहते में किसी कोठरी में रहा करता था। केवल पाठ के समय वो अंदर आता था। मालिक देर से उठता था। जी भर के चाय पीने के बाद वो तुरंत ही अपने तमाशों में लग जाता। रोजाना कमरे में दर, कोड़ा और छल्ले लगाए जाते और रोजाना प्रायः वही सब दोहराया जाता। पाठ 3-4 घंटे चलता। कभी कभी तो इसके बाद फ्योदोर तिम्फेच यों लड़खड़ाता जैसे कि नशे में हो। इवान इवानिच अपनी चोंच खोलकर हाँफता। मालिक का चेहरा लाल सुर्ख हो जाता और उसके माथे से पसीना पोंछे न पोंछा जाता। इन पाठों और खाने की बदौलत दिन तो बड़े रोचक रहते, पर शाम को लाखी ऊबती रहती। आमतौर पर शाम को मालिक हंस और बिल्ले को लेकर चला जाता था। अकेली रह जाने पर मौसी अपने गद्दे पर लेट जाती और उदास होने लगती। उस पर अनजाने ही धीरे धीरे उदासी छा जाती थी, बिल्कुल वैसे जैसे कमरे में अंधेरा छाता है। इसकी शुरुआत यूं होती कि कुतिया का न भौंकने, न कुछ खाने या कमरों में दौड़ने का और यहाँ तक कि कुछ देखने तक को मन न करता। फिर उसकी कल्पना में 2 अस्पष्ट सी आकृतियां होती, न जाने वे कुत्ते होते या लोग, प्यारे से अनबूझ चेहरे। उनके प्रकट होते ही मौसी दुम हिलाने लगती और उसे लगता कि उसने उन्हें कहीं देखा है। वो उन्हें प्यार करती थी। नींद आने लगती तो उसे लगता कि इन आकृतियों में से सरेस, छीलन और वार्निश की गंध आती है। जब वो नए जीवन की बिल्कुल आदी हो गई और मरियल सी लैंगी की बजाय एक मोटी तगड़ी कुतिया बन गई जिसकी अच्छी तरह देखभाल होती है, तो पाठ से 1 दिन पहले मालिक ने उसे सहलाया और बोला, मौसी, अब तुम्हें कुछ काम करना चाहिए। बहुत निठल्ली बैठ ली तुम। मैं तुम्हें कलाकार बनाना चाहता हूँ। बनोगी कलाकार? और वो उसे कई नई नई चीजें सिखाने लगा। पहले पाठ में उसने पिछली टांगों पर खड़ा होना और चलना सीखा। मौसी को ये बहुत अच्छा लगा। दूसरे पाठ में उसे पिछले पंजों पर कूदकर मालिक के हाथ से चीनी की डली लेनी थी, जो वो उसके सिर के काफी ऊपर हाथ में पकड़े हुए था। फिर अगले पाठों में उसने नाचना, बागडोर पर दौड़ना, बाजे के साथ आवाजें निकालना, घंटी बजाना और पिस्तौल चलाना भी सीखा। महीने भर बाद वो आराम से मिस्त्री पिरामिड में फ्योदोर तिम्फेच का स्थान ले सकती थी। वो बड़ी तत्परता से सब कुछ सीखती और अपनी सफलता पर बहुत खुश थी। जीभ निकालकर बागडोर पर दौड़ना, छल्ले में कूदना और बूढ़े फ्योदोर तिम्फेच की सवारी करना, इस सब में उसे बड़ा मजा आता था। जब भी कोई तमाशा वो अच्छी तरह कर लेती तो खुशी से जोर जोर से भौंकने लगती। उस्ताद भी हैरान होता, खुशी से झूम उठता और कहता, वाह, क्या कमाल है, क्या कमाल है। तुम जरूर लाजवाब रहोगी मौसी, कमाल है। मौसी कमाल शब्द की इतनी आदी हो गई कि हर बार जब मालिक ये शब्द कहता तो उछल कर खड़ी हो जाती और इधर उधर देखती मानो ये उसका नाम हो। 6. बेचैनी भरी रात। मौसी ने कुत्तों का सपना देखा कि जमादार लंबे डंडे वाला झाड़ू लिए उसका पीछा कर रहा है। डर के मारे उसकी आंखें खुल गई। अंधेरे कमरे में सन्नाटा था और बहुत उमस थी। पिस्सू काट रहे थे। मौसी को पहले कभी भी अंधेरे से डर नहीं लगा था। अब न जाने क्यों वो भयभीत हो उठी थी और भौंकने का मन कर रहा था। पास के कमरे में मालिक ने जोर की उसांस भरी। फिर थोड़ी देर बाद सूअर अपनी कोठरी में घुरघुराया और फिर से सन्नाटा छा गया। खाने की बात सोचो तो मन को चैन मिलता है। सो मौसी ये सोचने लगी कि कैसे उसने आज फ्योदोर तिम्फेच के खाने में से मुर्गी की टांग चुरा ली थी और बैठक में अलमारी और दीवार के बीच छुपा दी थी, जहां ढेर सारी धूल और मकड़ी का जाला है। अच्छा हो कि जाकर देख आए कि वो टांग सही सलामत है कि नहीं। हो सकता है मालिक को वो मिल गई हो और उसे वो खा गया हो। पर सुबह होने से पहले वो कमरे से बाहर नहीं निकल सकती थी, ऐसा यहाँ का नियम है। मौसी ने आंखें मूंद ली ताकि जल्दी सो जाए। वो अपने अनुभव से जानती थी कि जितनी जल्दी सो जाओ उतनी ही जल्दी सुबह हो जाती है। पर अचानक उसे थोड़ी ही दूर कहीं अजीब सी एक चीख सुनाई दी, जिससे वो कांप उठी और चारों पैरों पर खड़ी हो गई। ये इवान इवानिच चीखा था, पर उसकी चीख हमेशा की तरह बक्की की विश्वास भरी चीख नहीं थी।
ये तो कोई तीखी, डरावनी, अस्वाभाविक चीख थी, जैसे फाटक खोले जाने से चरमरा जाता हो वैसी। अंधेरे में मौसी को कुछ न दिखाई दिया, ना ही कुछ समझ में आया। उसका डर और भी ज्यादा बढ़ गया और वो धीरे से गुर्राई। कुछ समय बीता, इतना ही जितना अच्छी हड्डी को चिचोड़ने के लिए चाहिए। चीख फिर नहीं सुनाई दी। मौसी धीरे धीरे निश्चिंत हो गई और ऊँघने लगी। उसे सपने में दो बड़े काले काले कुत्ते दिखे, जिनके पुट्ठों और बगलों पर पिछले साल के बालों के गुच्छे थे। वे लकड़ी के बड़े से टब में से गंदले पानी में मिली जूठन खा रहे थे। टब में से सफेद भाप उठ रही थी और जायकेदार गंध आ रही थी। कभी कभी कुत्ते मुड़कर उसकी ओर देखते, खीसे निपोड़ते और गुर्राते, तुझे तो नहीं देंगे। पर घर में से भेड़ की खाल का ओवरकोट पहने जमादार निकला और उसने चाबुक से उन्हें भगा दिया। तब मौसी टब के पास गई और खाने लगी। पर जैसे ही जमादार फाटक से बाहर गया, दोनों काले कुत्ते गुर्राते हुए उस पर टूट पड़े। अचानक फिर तीखी चीख सुनाई दी। कै कै कै, इवान इवानिच चिल्लाया। मौसी जाग गई, उछली और गद्दे पर खड़ी खड़ी ही हूकने लगी। उसे लग रहा था कि ये इवान इवानिच नहीं, कोई दूसरा बाहर का कोई चिल्ला रहा है। कोठरी में सुअर भी घुर्राया। जूतों के घसीटने की आवाज सुनाई दी और गाउन पहने, हाथ में मोमबत्ती पकड़े मालिक अंदर आया। टिमटिमाती रोशनी मैले दीवारी कागज और छत पर नाचने लगी और उसने अंधेरे को भगा दिया। मौसी ने देखा कि कमरे में कोई बेगाना नहीं है। इवान इवानिच फर्श पर बैठा सो रहा है। उसके पंख फैले हुए हैं और चोंच खुली है। उसकी सूरत देखकर लगता था मानो वो बहुत थक गया है और उसे प्यास लगी है। बूढ़ा फ्योदोर तिम्फेच नहीं सो रहा था। हो न हो वो भी इसी चीख से डर गया होगा। इवान इवानिच, क्या हुआ तुम्हें? मालिक ने हंस से पूछा। क्यों चीख रहे हो? बीमार हो क्या? हंस चुप था। मालिक ने उसकी गर्दन और पीठ सहलाई और बोला, कैसा सनकी है भाई तू, खुद भी नहीं सोता और दूसरों को भी नहीं सोने देता। मालिक चला गया, अपने साथ रोशनी भी ले गया। फिर से अंधेरा घिर गया। मौसी को डर लग रहा था। हंस अब चीख नहीं रहा था, पर उसे फिर ये लगा कि अंधेरे में कोई बेगाना खड़ा है। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि इस बेगाने को काटा नहीं जा सकता था, क्योंकि वो अदृश्य था और उसकी कोई आकृति नहीं थी। न जाने उसे क्यों ये ख्याल आ रहा था कि आज रात को जरूर कोई बुरी बात होगी। फ्योदोर तिम्फेज भी शांत नहीं था। मौसी को सुनाई दे रहा था कि कैसे वो अपने गद्दे पर करवटें बदल रहा है, जम्हाइयां ले रहा है और सिर झटक रहा है। बाहर कहीं किसी ने फाटक खटखटाया और कोठरी में सुअर घुरघुराया। मौसी किकियाने लगी, अगली टांगे सामने बढ़ा दी और उन पर सर रख लिया। फाटक पर हुई खटखट, न जाने क्यों सो न रहे सुअर की घुरघुराहट, ये अंधेरा और सन्नाटा, इन सब में उसे वैसा ही कुछ उदासी भरा और भयावह लग रहा था जैसी कि इवान इवानिच की चीख। सब कुछ बेचैन, परेशान था। क्यों? कौन है ये बेगाना जो दिखाई नहीं देता? मौसी के पास क्षण भर को दो धूमिल सी हरी हरी चिंगारियां चमकी। उनकी सारी जान पहचान के दौरान पहली बार फ्योदोर तिम्फेज मौसी के पास आ बैठा था। उसे क्या चाहिए? मौसी ने उसका पंजा चाटा और ये पूछे बिना कि वो यहाँ क्यों आया है, हौले से तरह तरह की आवाज निकालते हुए हूकने लगी। कें कें, इवान इवानिच चीखा। कें कें। फिर से दरवाजा खुला और मोमबत्ती लिए मालिक अंदर आया। हंस पहले जैसी मुद्रा में चोंच खोले पंख फैलाए बैठा था। उसकी आंखें बंद थी। इवान इवानिच, मालिक ने आवाज दी। हंस हिला डुला नहीं। मालिक उसके सामने फर्श पर बैठ गया, पल भर चुपचाप देखता रहा और बोला, इवान इवानिच, क्या हुआ? मर रहा है क्या तू? ओह, अब मुझे याद आया। उसने अपना सर पकड़ लिया। मुझे पता है ये सब क्यों हो रहा है। आज तू घोड़े के पैर तले आ गया था ना, इसीलिए। हे भगवान, हे भगवान। मौसी की समझ में नहीं आ रहा था कि मालिक क्या कह रहा है, पर उसका चेहरा
जैसे उसे दिख रहा था, उसे किसी बहुत बुरी बात होने का अंदेशा लगने लगा। उसने अंधेरी खिड़की की ओर थूथनी बढ़ाई। उसे लग रहा था कि उसमें से कोई बेगाना झांक रहा है और वो हूकने लगी। वो मर रहा है मौसी, मालिक ने कहा और हाथ ऊपर को उठाकर झटके। हाँ हाँ, मर रहा है। तुम्हारे कमरे में मौत आ गई है। क्या करें हम? मालिक का चेहरा पीला पड़ गया था। वो घबराया हुआ था और गहरी सांसें ले रहा था। गहरी सांसें भरते और सिर हिलाते हुए वो अपने सोने के कमरे में चला गया। मौसी को अंधेरे में रहते हुए डर लग रहा था, सो वो उसके पीछे पीछे चल दी। पलंग पर बैठकर मालिक ने कई बार कहा, हे भगवान, क्या करें? मौसी उसके पैरों के पास चक्कर काट रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसका मन इतना उदास क्यों है, क्यों सब इतने परेशान हो रहे हैं। ये सब समझने की कोशिश में वो मालिक की हरकत को गौर से देख रही थी। फ्योदोर तिम्फेज बिरले ही अपना गद्दा छोड़ता था। अब वो भी मालिक के कमरे में आ गया और उसके पैरों के पास लौटने लगा। वो रह रह कर यूं सिर झटकता, मानो उसमें से कोई बुरा विचार निकाल देना चाहता हो, और पलंग के नीचे यूं झांक रहा था कि जैसे वहां कुछ हो। मालिक ने रकाबी निकाल ली, कमरे में लगे हाथ धोने के छोटे से ड्रम में से पानी निकाला और फिर उस हंस के पास गया। इवान इवानिच, लो, पी लो। उसने कमरे में रकाबी रखते हुए लाड़ से कहा, पी ले भैया। पर इवान इवानिच बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा था और ना ही आंखें खोल रहा था। मालिक ने उसका सर रकाबी पर झुकाया और चोंच पानी में डाली, पर हंस पानी नहीं पी रहा था। उसने पंख और भी फैला दिए और उसका सर रकाबी पर रखा रह गया। नहीं, अब कुछ नहीं किया जा सकता। मालिक ने उसांस ली। सब खत्म हो गया। गया इवान इवानिच। और उसके गालों पर चमकीली बूंदें नीचे ढरकने लगीं, वैसी ही बूंदें जैसे बारिश के समय खिड़कियों पर होती हैं। मौसी और फ्योदोर तिम्फेइच कुछ नहीं समझ पा रहे थे। मालिक से सटे जा रहे थे और भयभीत से हंस को देख रहे थे। बेचारा इवान इवानिच, ठंडी सांस भरते हुए मालिक ने कहा, मैं तो सोच रहा था कि बसंत में तुझे दाचा पर ले जाऊंगा और हरी हरी घास पर तेरे साथ घूमूंगा। मेरे प्यारे जानवर, मेरे अच्छे साथी, तू अब नहीं रहा। तेरे बिना मैं क्या करूंगा? मौसी को लग रहा था कि उसके साथ भी ऐसा ही होगा, यानी वो भी ऐसे ही न जाने क्यों आंखें बंद कर लेगी, टांगे फैला देगी, मुंह खोल लेगी और सब भयभीत होकर उसे देखेंगे। प्रत्यक्षतः फ्योदोर तिम्फेइच के दिमाग में भी ऐसे ही विचार घूम रहे थे। बूढ़ा बिल्ला इससे पहले कभी भी इतना मायूस और निराश नजर नहीं आया था। पौ फट रही थी। छोटे कमरे में अब वो अदृश्य बेगाना नहीं था जिससे मौसी को इतना डर लग रहा था। अब जब बिल्कुल उजाला हो गया तो जमादार आया, हंस के पंजे पकड़कर उसे कहीं ले गया। थोड़ी देर बाद बुढ़िया आई और टब ले गई। मौसी बैठक में गई, अलमारी के पीछे झांक कर देखा। मालिक ने मुर्गी की टांग नहीं खाई थी। वो अपनी जगह पर ही जाले और धूल में पड़ी हुई थी। पर मौसी का मन उखड़ा हुआ था। उसे रोना आ रहा था। उसने टांग को सूंघा भी नहीं। सोफे तले जाकर बैठ गई और पतली सी आवाज में किकियाने लगी। 7 और तमाशा फेल हो गया। एक शाम को मालिक मैले दीवारी कागज वाले कमरे में आया और हाथ रगड़ते हुए बोला, अच्छा जी। वो और कुछ कहना चाहता था पर कहे बिना ही बाहर चला गया। मौसी पाठों के दौरान उसके चेहरे और लहजे के उतार चढ़ाव को समझना सीख गई थी, सो वो जान गई कि वो उत्तेजित और चिंतित है, लगता है गुस्से में भी है। थोड़ी देर बाद वो लौटा और बोला, आज मैं मौसी और फ्योदोर तिम्फेइच को अपने साथ ले जाऊंगा। मिस्त्री पिरामिड में मौसी आज इवान इवानिच का स्थान लेगी। उफ, क्या है ये सब? कुछ तैयार नहीं, सीखा नहीं गया, रिहर्सल कम हुई, बदनाम हो जाएंगे, तमाशा फेल हो जाएगा। वो फिर बाहर चला गया और मिनट भर बाद ही फर का ओवरकोट और ऊंचा टोप पहने लौट आया। बिल्ले के पास जाकर उसने अगली टांगों से उसे पकड़ा और उठाकर अपने ओवरकोट तले छाती से चिपका लिया। फ्योदोर तिम्फेइच
इस सबसे बिल्कुल उदासीन लगता था, यहाँ तक कि उसने आंखें भी नहीं खोली। प्रत्यक्षतः उसके लिए सब बराबर था, वो लेटा रहे या उसे टांगे पकड़कर उठा लिया जाए, गद्दे पर लेटा रहे या मालिक की छाती पर ओवरकोट तले दुबका रहे। चलो मौसी, मालिक ने कहा। कुछ भी समझे बिना और दुम हिलाते हुए मौसी उसके पीछे चल दी। पल भर बाद वो स्लेज गाड़ी में मालिक के पांव में बैठी थी और सुन रही थी कि कैसे वो ठंड से सिकुड़ता हुआ और घबराता हुआ बुदबुदा रहा था, बदनाम हो जाएंगे, तमाशा फेल हो जाएगा। स्लेज गाड़ी एक बहुत बड़े अजीब से मकान के पास रुकी जो औंधे पड़े डोंगे जैसा था। उसमें शीशे के 3 दरवाजे थे जो दर्जन भर बत्तियों से जगमगा रहे थे। दरवाजे शोर करते हुए खुलते और मोहों की तरह वहां आ जा रहे लोगों को निगल जाते। यहाँ लोग बहुत थे, कई घोड़े आकर रुक रहे थे, पर कुत्ते कहीं नजर न आते थे। मालिक ने मौसी को उठाया और ओवरकोट के नीचे घुसेड़ लिया, जहां फ्योदोर तिम्फेइच पहले से ही बैठा हुआ था। वहां अंधेरा और उमस थी, पर गर्माहट भी। क्षण भर को 2 धूमिल सी हरी हरी चिंगारियां चमकी। कुतिया के ठंडे सख्त पंजों से परेशान होकर बिल्ले ने आंखें खोली थीं। मौसी ने उसका कान चाटा। आराम से बैठने की फिक्र में वो कुलबुलाने लगी। बिल्ले को अपने ठंडे पंजों तले दबा दिया। अनजाने में सर ओवरकोट के बाहर निकाल लिया, पर तुरंत ही गुर्राई और फिर अंदर घुस गई। उसे लगा कि उसने एक विशाल कमरा देखा है जिसमें बहुत कम रोशनी है। कमरा अजीब अजीब से भयानक जीवों से भरा हुआ था। कमरे के दोनों ओर बाड़ों पिंजड़ों के पीछे से डरावने थूथन दिख रहे थे। घोड़े के सींगों वाले लमकन्ने और एक बहुत ही बड़ा मोटा थूथना जिस पर नाक की जगह पूंछ थी और मुंह से 2 चिचोड़ी हुई हड्डियां निकली हुई थीं। बिल्ले ने मौसी तले फटी फटी आवाज में म्याऊं की, पर तभी ओवरकोट खुल गया। मालिक ने कहा हप, और मौसी और फ्योदोर तिम्फेइच नीचे कूद गए। अब वो एक छोटे से कमरे में थे जिसकी मटमैली सी दीवारें लकड़ी के पटरों की बनी हुई थीं। यहाँ एक छोटी सी शीशे वाली मेज, एक स्टूल और कोनों में टंगे कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। लैंप या मोमबत्ती की जगह पंखे नुमा तेज बत्ती जल रही थी जो दीवार में गड़ी एक नली पर लगी हुई थी। फ्योदोर तिम्फेइच ने अपने रोए चाटे जो मौसी के तले दब गए थे और जाकर स्टूल के नीचे लेट गया। अभी भी घबराते और हाथ रगड़ते हुए मालिक कपड़े उतारने लगा। उसने सिर्फ कोट या ओवरकोट ही नहीं उतारा, बल्कि इस तरह कपड़े उतारे जैसे कि वो घर पर कंबल तले लेटने से पहले उतारता है। यानी वो सिर्फ अपने अंतरीय पहने रहा, पूरी बाहों की बनियान और तंग पायजामा। फिर वो स्टूल पर बैठ गया और शीशे में देखते हुए अपने आप को न जाने क्या क्या करने लगा। देखकर आश्चर्य होता था। सबसे पहले उसने सर पर नकली बालों का विग पहना जिसके बीचों बीच मांग थी और दोनों ओर बालों से सींग बने हुए थे। फिर उसने चेहरे पर सफ़ेद सा कुछ पोत लिया और सफ़ेद रंग के ऊपर भौहें, मूछें और लाली बनाई। इतने में ही उसके तमाशे खत्म नहीं हुए। चेहरे और गर्दन पर लीप पोत कर वो बहुत ही अजीबो गरीब पोशाक पहनने लगा। मौसी ने पहले कभी भी न घर पर और न ही सड़क पर किसी को ऐसे कपड़े पहने देखा था। कल्पना कीजिए बोरे जैसी खुली पतलून की जो बड़े बड़े फूलों वाले छींट के कपड़े से बनी हुई थी। ऐसा कपड़ा शहरों के आम घरों में पर्दों के लिए और फर्नीचर पर चढ़ाने के काम आता है। पतलून बगलों तक ऊंची थी। उसका एक पायचा कत्थई छींट का था और दूसरा चमकीली पीली छींट का। पतलून में समाकर मालिक ने ऊपर से छींट का सिंघाड़ेदार कॉलर वाला कुर्ता पहना जिसकी पीठ पर सुनहरा सितारा बना हुआ था। अलग अलग रंग के मोजे पहने और फिर हरी जूतियां। मौसी तो चकाचौंध हो गई। सफ़ेद मुंह वाली बोरे जैसी आकृति से मालिक की गंध आती थी। उसकी आवाज़ भी जानी पहचानी और मालिक की जैसी ही थी। मगर ऐसे क्षण भी आते जब मौसी के मन में संदेह उठने लगता। तब उसका जी होता कि इस भड़कीली आकृति से दूर भागे और भौंकने लगे। नई जगह, पंखे नुमा बत्ती, नई गंध, मालिक के साथ हुआ ये कायाकल्प, इस सब से उसके मन में एक अजीब सा डर समा रहा था और उसे लग रहा था कि उसका सामना जरूर किसी डरावने जीव से होगा, जैसे कि नाक की जगह दुम वाला मोटा थूथना।
ऊपर से दीवार के पीछे दूर कहीं वो बैंड बाजा बज रहा था जिसे मौसी सहन नहीं कर सकती थी। कभी कभी कुछ अनबूझ सी दहाड़ भी सुनाई देती। बस फ्योदोर तिम्फेज को एकदम निश्चिंत पड़े देखकर उसका ढांढस थोड़ा बंध रहा था। वो मजे से स्टूल के नीचे लेटा ऊँग रहा था। जब स्टूल हिलता तब भी वो आंखें नहीं खोलता था। सफेद वास्कट और लंबा काला कोट पहने एक आदमी ने अंदर झांक कर कहा, अभी मिस अराबेला जा रही हैं, उसके बाद आपकी बारी है। मालिक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मेज के नीचे से बड़ी सी अटैची निकाली और बैठकर इंतजार करने लगा। उसके हाथों और होठों से साफ लग रहा था कि वो घबरा रहा है। मौसी उसकी कांपती हुई सांसें सुन रही थी। मिस्टर जॉर्ज, चलिए। दरवाजे के पीछे से किसी ने आवाज दी। मालिक उठा, छाती पर 3 बार सलीब का निशान बनाया, फिर स्टूल के नीचे से बिल्ले को निकाला और अटैची में घुसेड़ दिया। चलो मौसी, मालिक ने हौले से कहा। मौसी कुछ नहीं समझी। वो मालिक के पास आ गई। उसने मौसी का सिर चूमा और उसे फ्योदोर तिम्फेज के पास रख दिया और फिर अंधेरा छा गया। मौसी बिल्ले को दबा रही थी, अटैची को खरोंच रही थी। डर के मारे उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी और अटैची यूं हिल रही थी मानो लहरों पर उछल रही हो। लो जी, मैं आ गया, मालिक जोर से चिल्लाया। लो जी, मैं आ गया। मौसी ने महसूस किया कि इस चीख के बाद अटैची किसी सख्त चीज से टकराई और फिर उसका हिलना डुलना बंद हो गया। जोर से चिंघाड़ने की आवाज आई। किसी को थपथपाया जा रहा था और ये कोई शायद नाक की जगह दुम वाला थूथना इतनी जोर से चिंघाड़ रहा था कि अटैची का ताला खड़खड़ा उठा। चिंघाड़ के जवाब में मालिक बारीक तीखी आवाज में हंसा। घर पर वो ऐसे कभी भी नहीं हंसता था। हा हा हा, चिंघाड़ को दबाने की कोशिश करता हुआ वो चिल्लाया। साहिबान मेहरबान, मैं सीधा स्टेशन से आ रहा हूं। मेरी नानी इस दुनिया से चलती बनी है और मेरे लिए ये बक्सा छोड़ गई है। बड़ा भारी है, हो न हो सोने से भरा होगा। हा हा हा, अभी देखते हैं कि कितने लाख हैं इसमें। अटैची का ताला चटका। मौसी की आंखें तेज रोशनी से चुंधिया गई। वो उछलकर अटैची से बाहर निकली, शोरगुल से बौखला गई और बड़ी तेजी से मालिक के इर्द गिर्द दौड़ने लगी और जोर जोर से भौंकने लगी। धत तेरे की, मालिक चिल्लाया। फ्योदोर तिम्फेज, मौसी, आ गए मेरे प्यारे रिश्तेदार, भाड़ में जाओ तुम। वो पेट के बल रेत पर गिर गया। बिल्ले और मौसी को पकड़ लिया, उन्हें बाहों में भरने लगा और गले लगाने लगा। जब वो उसे अपने आलिंगन में कस रहा था तो मौसी ने जल्दी से एक नजर उस दुनिया पर डाली जहां किस्मत उसे ले आई थी। उसकी भव्यता पर वो आश्चर्यचकित और विमुग्ध हो गई। पल भर को स्तब्ध रह गई, फिर मालिक के हाथों से निकल भागी और इन छापों के तीव्र प्रभाव में लट्टू की तरह घूमने लगी। नई दुनिया विशाल थी और तेज प्रकाश से भरपूर। जिधर भी नजर डालो फर्श से छत तक चेहरे ही चेहरे थे, चेहरे ही चेहरे, बस और कुछ नहीं। मौसी, तशरीफ रखो, मालिक चिल्लाया। मौसी को याद था कि इसका क्या अर्थ है। वो तुरंत उछलकर कुर्सी पर चढ़कर बैठ गई। उसने मालिक की ओर देखा। उसकी आंखें सदा की तरह गंभीर और स्नेह भरी थीं, किंतु चेहरा और खास तौर पर मुंह और दांत चौड़ी और जड़ मुस्कान से विकृत थे। वो ठहाके मार मार कर हंस रहा था, उछलकूद कर रहा था, कंधे बिचका रहा था और यूं दिखा रहा था कि हजारों लोगों की उपस्थिति में जैसे उसे बड़ा मजा आ रहा हो। मौसी ने उसके उल्लास पर विश्वास कर लिया। सहसा अपने रोम रोम से उसे यह आभास हुआ कि ये हजारों चेहरे उसे देख रहे हैं। उसने लोमड़ी जैसी अपनी थूथनी ऊपर उठाई और खुशी से किकियाने लगी। मौसी, आप यहां बैठिए, मालिक ने कहा। हम फ्योदोर तिम्फेज के साथ थोड़ा नाच लें। फ्योदोर तिम्फेज उदासीनता के साथ इधर उधर देखता हुआ इस प्रतीक्षा में खड़ा था कि कब उसे ये बेवकूफी भरी हरकतें करने को कहा जाएगा। वो अनमना सा लापरवाही से नाच रहा था। उसकी गतियों, उसकी दुम और मूछों से ये साफ दिखाई पड़ रहा था कि उसे अपना तमाशा छिछोरा महसूस हो रहा था और वो इस भीड़ और रौनक को तुच्छ मानता था। अपने हिस्से का नाच नाचकर उसने जम्हाई ली और बैठ गया।
मालिक बोला। हाँ तो मौसी चलो, पहले हम गाएंगे और फिर हम नाचेंगे, ठीक है? उसने जेब से बांसुरी निकाली और बजाने लगा। मौसी संगीत नहीं सहन कर सकती थी। वो बेचैनी से कुलबुलाने लगी और हूकने लगी। चारों ओर से तालियों की गड़गड़ाहट और कोलाहल सुनाई दिया। मालिक ने झुककर सलाम किया और जब सब शांत हो गया तो बांसुरी फिर से बजाने लगा। बांसुरी बहुत ऊंची तान में बज रही थी जब ऊपर कहीं दर्शकों में से किसी ने आश्चर्य के साथ जोर से कहा, बापू! बाल स्वर चिल्लाया, ये तो लाखी है, लाखी है, हाँ लाखी ही है। नशे से कांपते पुरुष स्वर ने हामी भरी, हाँ लाखी है। फेदुष्का, खुदा की मार पड़े, ये तो लाखी है, पुछ 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 पुछ। गैलरी में किसी ने सीटी बजाई और दो स्वर, एक बच्चे का और एक पुरुष का, जोर जोर से पुकारने लगे, लाखी लाखी। मौसी ठिठक गई। उसने उधर देखा जिधर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। दो चेहरे, एक बालों वाला नशे में मुस्कुराता हुआ, दूसरा गोल मटोल लाल और सहमा हुआ। उसकी आंखों में वे वैसे ही चौंध आए जैसे पहले तेज प्रकाश में चौंध आया था। उसे याद आया, वो कुर्सी से गिर पड़ी, रेत पर लौटने लगी और फिर उठी और खुशी से किकियाती हुई इन चेहरों की ओर दौड़ चली। कर्ण भेदी कोलाहल हुआ जिसमें जोर जोर की सीटियां, एक बच्चे की तीखी चीख साफ सुनाई दे रही थी, लाखी लाखी। मौसी ने उछलकर रिंग की मुंडेर पार की, फिर किसी के कंधे के ऊपर से होती हुई बॉक्स में पहुंच गई। अगली कतार में पहुंचने के लिए ऊंची दीवार लांघनी चाहिए थी। मौसी कूदी पर ऊपर तक नहीं पहुंच पाई, दीवार पर नीचे फिसलने लगी। फिर वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने लगी। कई हाथ और चेहरे चाटती हुई वो ऊपर ही ऊपर बढ़ती गई और आखिर में गैलरी में पहुंच गई। आधे घंटे बाद लाखी सड़क पर उन लोगों के पीछे जा रही थी जिनसे सरेस और वार्निश की गंध आती थी। लूका अलेक्सांद्रिच लड़खड़ा रहा था, पर उसे इतना अनुभव था कि उसके पांव उसे अपने आप ही नाली से दूर दूर लिए जा रहे थे। पाप के गरत में लोटा मेरे गरब में, वो बड़बड़ा रहा था। अरे लाखी, तू तो बस एक भूल है। आदमी के सामने तो तू बस वैसी है जैसे तरखान के सामने 2 कौड़ी का बढ़ई। उसके साथ साथ फेदुष्का बाप का टोप पहने चला जा रहा था। लाखी उनकी पीठों को देख रही थी और उसे लग रहा था कि वो न जाने कब से उनके पीछे पीछे चली जा रही हो, और खुश हो रही थी कि जीवन का क्रम पल भर को ही उससे टूटा नहीं। मैले दीवारी कागज वाला कमरा, हंस, फ्योदोर तिम्फेइच, स्वादिष्ट खाना और सर्कस, ये सब उसे याद आया। पर अब ये एक लंबा उलझा फलझा सपना ही लग रहे थे।